आपने एक कविता संग्रह लिखी है, तुम से तुम तक। उसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कहीं से नहीं। कहीं से नहीं। कहीं से नहीं इसलिए कि तो यह मेरी पहली कविता, मतलब पहला संग्रह यह नहीं है। मेरी जी पहली कविता की पुस्तक आई है 2009 में। जी लिखना तो बचपन से शुरू किया था, तो लिखती ही गई थी, सबको समेटा नहीं था। 1995 से आकाशवाणी जाना शुरू किया था, तो कविता और कहानियों के साथ ही जाना शुरू हुआ था। तो वो कविताएं जी जमा होती गईं जो अंतर्मन में आई। फिर दूसरी पुस्तक मेरी ज्योति कलश के नाम से आई। तुमसे तुम तक तीसरी किताब है मेरी। और अच्छा। इसीलिए मैंने कहा कि कहीं से नहीं। दो किताब मेरी पहले ही आ चुकी थी। अंतर्मन लाने का पूरा श्रेय डॉक्टर शिवमंगल सिंह का है, जो जी उन दिनों आकाशवाणी के डायरेक्टर हुआ करते थे और एक अभिभावक की तरह मेरी रचनाओं पर उनकी नजर होती थी और उनकी सलाह मिलती थी मुझे। तुमसे तुम तक में भी जो कविताएं हैं वह पुस्तक का रूप लेने के पहले ही पाठकों और श्रोताओं का बहुत प्यार पा चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली हम्म। आकाशवाणी के से भी मेरा जुड़ाव लगातार बना रहा। प्रकाशित भले ही बाद में हुई, लेकिन श्रोताओं और पाठकों तक वह काफी पहले पहुंच गई। इस जी पुस्तक को लाने का श्रेय ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी का है, जो उस समय उप सचिव थे साहित्य अकादमी में। जी और इस पुस्तक को मैं ये कह सकती हूँ कि इसको निखारने में अनामिका दी का बहुत हाथ है। डॉक्टर अनामिका हिंदी साहित्य की जानी मानी रचनाकार हैं, बिहार से हैं। जी यहाँ सत्यवती कॉलेज में अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं और उनका प्यार मुझे बहुत मिला। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि मेरी जो भी पुस्तक आती है किसी न किसी की प्रेरणा से तो कम उत्प्रेरणा से ज्यादा आती है कि आरती अब तुम्हें किताब निकालनी जा- चाहिए। क्योंकि तुमसे तुम तक के साथ ही एक और पुस्तक आई थी, फूल सी कोमल वज्र सी कठोर। जी उस पुस्तक की भी कहानी ऐसी ही है कि उसके भी लेख तमाम पत्रिकाओं में आज में। फिर डॉक्टर हरीश नवल, जो मेरे लिए गुरु, अध्यापक और मित्र सब कुछ हैं, उनकी प्रेरणा रही कि आरती अब इसको भी कंपाइल करो। तो फिर आलोचना की वह पुस्तक आई और जी यह स्त्री विमर्श की पुस्तक है। स्त्री के जीवन के कई एक संदर्भों को लेकर इसमें कई लेख शामिल हैं। आपने बाल साहित्य भी लिखा, तो बच्चों के बच्चों से आपका लगाव शायद ज्यादा है। आपकी आ, कहानियां मैंने पढ़ी, उपेक्षा मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप। बच्चों से मैं 1999 से जुड़ी हुई हूँ। एक लंबा अरसा हो गया। कभी शिक्षिका के रूप में, कभी समन्वयक के रूप में, कभी आर्ट और कल्चर को लेकर उनको कोऑर्डिनेट करती रही, नाटक को लेकर। कभी समाज सेवा से उनको जोड़ने का काम किया। डीएवी में मैंने लंबा समय दिया। उस बीच में पीएचडी कर रही थी। जी तो और प्ले स्कूल की प्राचार्या भी रही। तो 2-2.5 वर्ष के बच्चों से लेकर आज कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। तो 22 साल के बच्चों तक के मनोविज्ञान से गुजरने का मुझे अवसर मिलता रहा। छोटे बच्चों को समझे बिना, उनसे जुड़े बिना आप लिख नहीं सकते। अगर आप उनकी मानसिकता जी नहीं समझते, उनका मनोविज्ञान नहीं समझते, तो आप लिख नहीं सकते। दिल्ली में भी मैं मजदूर बच्चों से मतलब मजदूर बस्ती में जाती हूँ, उनके बच्चों के साथ मेरा जुड़ाव है। यहाँ आदिवासी रिहायशी बनी हुई है, वहाँ बच्चे रहते हैं, दूर दूर के बच्चे, उनसे मेरा जुड़ाव बना हुआ है। लेकिन मैं ये लिखने के लिए उनसे नहीं जुड़ी हूँ। उनसे जी जुड़ी हूँ, फिर मुझे बच्चों के लिए लिखने का आनंद अधिक प्राप्त हुआ।
क्योंकि मैं उनको जी ज्यादा समझ पाई। जी और बच्चों के साथ समय बिताना पसंद है, कहानी सुनाना, कहानी बुनना, दोनों बहुत पसंद है। एक अलग दुनिया में ले जाता है। जी। लेखन का एक कारण बाल साहित्य रहा, बाल साहित्य का अच्छा। अनुवाद। बाल साहित्य मैंने प्रकाश मनु का बहुत पढ़ा, और बाल साहित्य का अनुवाद लगभग 40 पुस्तकें मैंने की हैं। तो बाल साहित्य का अनुवाद करते करते मेरा रुझान इतना अधिक बढ़ गया कि मैं धीरे 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 मौलिक लेखन की ओर जुड़ी। पहले भी बच्चों के लिए लिखा करती थी, जैसे कि आपने चर्चा की उपेक्षा की, लेकिन आप ध्यान दें तो वह रचना बड़ों के लिए है, बच्चों के ऊपर लिखी गई है, लेकिन रचना बड़ों के लिए है। उस तरह की और भी रचना है, माँ का आंचल, वह भी बच्चे के ऊपर है। कई और जी। रचनाएं हैं, परिणाम है, वह भी बड़ों को, बच्चों को लेकर है, लेकिन ये बड़ों की कहानी है। अच्छा। मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे कि बच्चों को लेकर, बच्चों के लिए लिखना, यह हाँ। अपने आप में एक अलग दुनिया में ले जाता है और एक अलग सी अनुभूति, आनंद की अनुभूति देता है, गुदगुदाता है मन को। और इस बहाने बच्चों को आप बिना कुछ उपदेश दिए हुए भी बहुत कुछ समझा सकते हैं। तो बाल मनोविज्ञान पर शुरू से लिखती रही हूँ, लेकिन वह बाल साहित्य नहीं होता था। अब बाल साहित्य भी लिखती हूँ और बच्चों को लेकर बड़ी रचनाएं भी करती हूँ। अभी की कहानियों के बारे में आपकी क्या राय है? अभी की जो कहानियां हैं। मेरी या बाकी की, किनकी कहानियां? नहीं, आपकी। मैं थोड़ा पीछे ले जाती हूँ आपको। ठीक है। आकाशवाणी में मेरा पदार्पण ही कहानी को लेकर हुआ, और वह एक बच्ची के ऊपर कहानी है, परिणाम, जो दलित वर्ग की बच्ची है और पिता शराबी है। उस बच्ची के दिमाग में किस तरह एक हादसा बैठ जाता है जो पूरी जिंदगी उसको, बड़े होने तक उसको परेशान करता है। उस कहानी को पाठकों ने, श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। फिर तो जी कहानी लिखना शुरू हो गया, और अधिकतर मैं संवेदनाओं को लेकर लिखती हूँ। मेरे लिए दलित का मतलब जाति नहीं है, मेरे लिए दलित का मतलब वह है जो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है। जी तो ऐसे लोग मेरी कहानी में ज्यादा शामिल हैं। जी जो भी वह व्यक्ति हो, संबंध हो, जो हाशिए पर है और दिख नहीं रहा, वह मेरी कहानी का हिस्सा होता है, वह मेरी कहानी का मुद्दा होता है। संवेदनाओं को लेकर बहुत सारी कहानियां मैंने लिखी। विस्थापन को लेकर मेरी कहानी है, विलगाव, शायद आपने पढ़ी हो। मध्यवर्गीय पढ़िए। मध्यवर्गीय बेटियों को लेकर जो परिवार की मानसिकता होती है, शादी के बाद बेटी को पराया धन समझकर पिता उसके ऊपर कोई जुल्म भी हो तो बोलने का अधिकार नहीं समझता। इन चीजों को लेकर भी ऋण मुक्ति कहानी, ये सारी कहानियां आकाशवाणी से प्रसारित हो चुकी हैं। होता ये है कि परिवार और समाज का जो शोषित वर्ग है, अगर आप उनको देखते हैं, उनको महसूसते हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपके भीतर पकता है, खदकता है। कहानी अंदर अंदर जी। तैयार होती रहती है, बस वो निकलने के लिए एक समय तलाशती है, जी और सही समय पर कागज में प्रकट हो जाती है। जी कुछ पुरानी कहानियों की मैं फिर एक बार चर्चा करना चाहूंगी। उपेक्षा, जी परिणाम और माँ का आंचल, ये 3 कहानियां शायद श्रोताओं को कुछ अधिक रुला गई, इतनी संवेदनशील थी। जी जी दी। तो उस समय दिल्ली में दिल्ली आकाशवाणी के डीडीजी थे श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
उनकी सलाह पर फिर इन कहानियों का मैंने नाट्य रूपांतरण किया और आकाशवाणी से वो नाटक भी प्रसारित हुए। जी अभी की कहानियों में एक और कदम, ऋण मुक्ति, कन्यादान, दहशत, दस्तक, ये सारी कहानियां आ चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। विलगांव, सीट नंबर 49, ये सीट नंबर 49 बुजुर्ग के ऊपर है। ब्लैक होल, यह भी एक बीमार बुजुर्ग के ऊपर है जिसकी अंत में मृत्यु हो जाती है। अभी लगभग 20 से ऊपर कहानियां मेरी प्रकाशित होकर इन दिनों आई हैं, जिनमें से जी कुछ जी कहानियां, लगभग 13-14 कहानियों का एक संग्रह मैंने तैयार किया सीट नंबर 49 के नाम से। और यह कहानी संग्रह शिल्पायन से आ रहा है। इसी तरह पिता को जी समर्पित मेरी कविताओं का एक संग्रह, मायने होने के। इसके अतिरिक्त एक और पुस्तक आ रही है यात्रा संस्मरण के रूप में, देवदार के छाया पथ पर। यह तीनों पुस्तक शिल्पायन से आ रही है। लॉकडाउन की वजह से विलंब हुआ, नहीं तो अब तक पुस्तक आ चुकी होती। इसके अलावा कुछ लघु कथाएं भी मेरी प्रकाशित हुई, जिसमें जी लव यू और शुक्रिया माँ, मुट्ठी भर उजास, इस तरह की कई कहानियां विशेषांक में आ चुकी हैं। लगभग 12-13 लघु कथाएं विशेषांक में आ चुकी हैं। आप अगर प्रतिलिपि में जाएंगी तो वहां आपको बहुत जी कुछ मिल जाएगा। कहानी संग्रह की बात करते करते अगर मैं आदरणीय हिमांशु जोशी जी का नाम ना लूं, वरिष्ठ साहित्यकार हिमांशु जोशी जी जो अब नहीं रहे, जी जी ये उनका ही स्नेहिल आदेश था कि आरती बहुत कहानियां आ गई, अब इसको संग्रह का रूप दो। फिर मैंने उसे संग्रह का रूप दिया और उन्हें ही समर्पित किया है, सीट नंबर 49। जी कविता संग्रह जो आ रही है मायने होने के, इसका श्रेय मैं आदरणीय नरेंद्र मोहन जी को देना चाहूंगी, वरिष्ठ साहित्यकार, विलक्षण कवि और विलक्षण नाटककार। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी हर पुस्तक के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े का आशीर्वाद और उत्प्रेरणा उनकी मिलती है, तो मेरी रचनाएं पुस्तक के रूप में आ जाती हैं। जैसे यात्रा संस्मरण पर प्रोफेसर हरिमोहन का उनका नाम ना लूं तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। प्रोफेसर हरिमोहन JRS विश्वविद्यालय के कुलपति हैं शिकोहाबाद में, और मेरे यात्रा संस्मरण को जब उन्होंने पढ़ा पत्रिकाओं में, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर उनकी ही प्रेरणा रही कि आरती इसको अब पुस्तक का रूप दो। और एक आलोचक की तरह, एक पाठक की तरह उन्होंने बारीकी से पुस्तक प्रेस में जाने के पहले उसको देखा, उस पर अपनी सलाह दी। इस तरह बहुत परिष्कृत रूप में ये तीनों पांडुलिपियां प्रेस में गई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मेरे पाठक मित्रों ने मुझे पहले बहुत प्यार दिया, आप सबने पहले जितना प्यार दिया, फिर मुझे वही प्यार प्राप्त होगा। आजादी के पहले वरिष्ठ साहित्यकारों में रामदरस मिश्र, मधुकर गंगाधर, राजी सेठ, बाल स्वरूप राही, इन साहित्यकारों के साथ आपकी अनुभूति कैसी रही? आपने इनका साक्षात्कार लिया? हाँ, आपने पढ़ा लगता है। हाँ, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपकी ये जितने नाम है, ये जितने नाम है ज्योति, मैं इसको सौभाग्य मानूंगी कि मुझे गगनांचल की ओर से डॉक्टर हरीश नवल ने प्रस्ताव दिया कि मैं इनके साक्षात्कार लूं, और इसको मैं साक्षात्कार भी नहीं कहना चाहूंगी, समालाप, बिल्कुल सामान्य अनौपचारिक रूप में हमने बातचीत की और बहुत बेहतरीन बातचीत हुई। वे सब मूर्धन्य साहित्यकार हैं और उससे भी बड़े इंसान हैं। एक इंसान होना बड़ी बात होती है। मधुकर गंगाधर जी के साथ तो मेरा संबंध 2012 से ही है। मुझे यहाँ आकर पता चला कि वो मेरे ही पड़ोस की हैं, मतलब मैं कटिहार की हूँ,
वे पूर्णिया के हैं। जी जी। तो इस नाते पिता पुत्री का संबंध हमारे बीच है और बहुत स्नेह उनका मिलता रहा है। शेष जितने भी नाम आपने लिए सभी अपने आप में बहुत बरगद कहूँ मैं तो गलत नहीं होगा कि वो अपने आप में वट वृक्ष हैं। आदरणीय रामदरस मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय नरेंद्र मोहन जी, डॉक्टर हरीश नवल, बाल स्वरूप राही, इनके अतिरिक्त कुछ और नाम मैं आपको दूं तो प्रोफेसर हरिमोहन जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा की। हाँ जी जी। मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन एक पाठक और एक उम्दा सलाहकार के रूप में हमेशा उन्होंने मुझे और मेरी रचनाओं को दिशा दी है। जी। वो खुद बहुत बड़े साहित्यकार हैं, तो एक शिक्षाविद और एक ऐसा साहित्यकार जिनसे आप मिली भी नहीं हैं, अगर आपको उनसे कुछ सलाह मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है तो ये बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त मैं ममतालु, बहुत ही ममतालु सहृदया चित्रा जी का नाम लेना चाहूंगी, चित्रा मुदगल जी का। साहित्य जगत में शायद ही कोई हो जो उनसे परिचित ना हो, उनकी कलम से परिचित ना हो। तो जितनी बड़ी वह साहित्यकार हैं उतनी ही बड़ी व्यक्तित्व हैं। और इसी तरह डॉक्टर अनामिका, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया, अनामिका दी भी बहुत 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 अच्छी हैं। तो सबका स्नेहिल प्यार मिला मुझे और आज भी मिलता है। मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी लॉकडाउन में भी स्त्रियों की जो स्थितियां हैं उसके बारे में आपका क्या राय है? सिर्फ स्त्रियों की स्थिति खराब है, पुरुषों की खराब नहीं है। लेकिन आपकी जिज्ञासा खुलकर समझ आनी चाहिए ना। आपकी जिज्ञासा क्या है? आप निम्न वर्गीय स्त्रियों को जानना चाहती हैं, मध्य वर्गीय स्त्रियों के बारे में? के बारे में मैं निम्न वर्गीय स्त्रियां बारे में मैं जानना जैसे काम वाली बाई हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि समाज सेवा मेरे लिए उतना ही महत्व रखता है जितना साहित्य की सेवा करना। तो जिन दलित बस्ती से मैं जिन दलित बस्तियों से मेरा जुड़ाव है, खास करके उसमें एक दलित बस्ती जो मेरे निकट है, वहाँ किसी के पास काम नहीं रहा, ना पुरुष के पास ना स्त्री के पास। दोनों मिलकर कमाते थे, कोई रिक्शा चलाता था। अब बाकी स्त्रियां काम वाली बाई हैं, सबका रोजगार छूट गया और भुखमरी की स्थिति आ गई। आज भी काम वाली बाइयों के पास काम नहीं है जी। तो जब तक काम उनके पास वापस नहीं आता, लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होता, उनकी मालकिनें उनको कोई सहयोग नहीं दे रही हैं। यह दुख की बात है। उनकी मालकिनें उनको कोई आर्थिक सहयोग नहीं दे रही हैं और कोई खोज खबर नहीं ले रही हैं कि भाई तुम कैसे जिंदा हो। तो काफी निराशा की स्थिति है बनी हुई। दिल्ली सरकार की तरफ से लगभग 1.5 महीने तक खाना 2 समय उनको दिया जा रहा था, लेकिन अब वह भी बंद है लगभग 1 महीने से। तो स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। आप कटिहार और दिल्ली से जुड़ी कुछ बातें बताएं। कटिहार की तमाम बातें तो शेयर कर ही ली मैंने, बचपन की, बड़े की। कर्मभूमि भागलपुर है, यह भी मैंने बता दिया, तो उसको दोहराने से मुझे लगता है लाभ नहीं है। दिल्ली में आई हूँ 2011 में जी। और दिल्ली ने मुझे बहुत सिखाया, इसलिए कि आप एक छोटी जगह से महानगर में आते हैं अनिश्चितताओं के साथ, सपने लेकर, और दोनों बच्चे पढ़ने वाले। तो यहाँ लोग कहते हैं दिल्ली बेदिल है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। आते समय कई उलझनें थी, कई परेशानियां थी, और मैं ये मानती हूँ कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है।
तो जी जी दिल्ली आने पर जो शुरुआती दौर के मेरे मित्र और मेरे शुभचिंतक हुए, मोरली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसमें विवेक मिश्र बड़े कथाकार हैं, अनिल मित अच्छे गजलकार हैं, भावना शुक्ला कॉलेज में पढ़ाती भी हैं, लिखती भी हैं बहुत अच्छा, डॉक्टर हरीश नवल, पंकज चतुर्वेदी जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक हैं, जी तमाम ऐसे लोग, रामेश्वर काम्बोज हिमांशु बड़े संपादक हैं। जी तो इन लोगों के साथ फिर मुझे लगा नहीं कि दिल्ली मेरे लिए नई जगह है, और साहित्य अकादमी के पुस्तकालय को मैंने अपना घर बना लिया। वो पुस्तक का घर तो था ही, वो मेरा घर हो गया। दिन दिन भर मैं लाइब्रेरी में पढ़ा करती थी, और संघर्ष तो थे ही, क्योंकि आपको कहीं पर जब जी अपने आप को स्थिर करना होता है तो पहला संकट आर्थिक होता है। जी लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आर्थिक संकट में अगर विल पावर आपके साथ है, आपका आत्मविश्वास बना हुआ है, तो फिर चुनौतियां बहुत आपको डिगाती नहीं है। और भागलपुर को मैं पहला कर्म मतलब पहली कर्म भूमि मानती हूँ, तो दिल्ली को दूसरा। दिल्ली वह जगह है जहाँ मेरा साहित्यिक, शैक्षिक और सामाजिक तीनों रूपों में, तीनों स्तरों पर विस्तार हुआ है। तो दिल्ली कहीं से भी बेदिल नहीं है। इस जगह ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। अभी मैं कॉलेज में हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो अपने कुलिक का, अपने वरिष्ठ प्राध्यापकों का, अपनी प्राचार्य डॉक्टर मंजुला दास का बहुत प्यार पा रही हूँ, सम्मान पा रही हूँ, बच्चों का बहुत प्यार पा रही हूँ, और सब लेखिका के रूप में देखूं तो पाठकों का बहुत प्यार पा रही हूँ, श्रोताओं का बहुत प्यार पा रही हूँ। तो कुल मिलाकर दिल्ली मेरे लिए बहुत अच्छी है। और दिल्ली की अगर मैं चर्चा कर रही हूँ तो एक बहुत जरूरी बात मुझे लगती है कि इसकी चर्चा करनी चाहिए। अमूमन अगर जी आप दिल्ली का नाम लें तो लोग आपको सावधान करते हैं कि वहाँ के मकान मालिक से दूर रहना, एक पर्दा रखना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मैं स्वयं को देखूं तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे मकान मालिक मिले हैं, ऐसी मकान मालकिन मिली हैं कि जो स्नेह एक भाई भावस से मिलता है, उससे कहीं अधिक स्नेह मुझे इनसे मिल रहा है, मिलता आ रहा है। और मेरे बच्चों को मैं बिल्कुल निश्चिंत इनके भरोसे छोड़कर अपनी साहित्यिक यात्रा पर जा सकती हूँ, संगोष्ठियों में जा सकती हूँ, बाहर 10 दिन के लिए भी, 8 दिन के लिए भी, मुझे कोई चिंता नहीं होती। तो एक माँ के रूप में जो अपने बच्चों के प्रति चिंता होती है, उससे मुझे इन लोगों ने बिल्कुल मुक्त कर दिया है। जी अभी एक बड़ा कारण है कि मैं ज्यादा लिख पा रही हूँ, मैं ज्यादा शिरकत कर पा रही हूँ सामाजिक कार्यों में, साहित्यिक कार्यों में। तो मिस्टर गोराचंद कोले और उनकी धर्मपत्नी निवेदिता कोले हमेशा ही मेरे प्रेम और सम्मान के पात्र रहे हैं और रहेंगे। एक सवाल लंबे समय से परेशान कर रहा है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपका, क्योंकि अभी जो स्थितियां गुजर रही हैं हम सब देख रहे हैं उसको। जी इसका एक बड़ा कारण तो अवसाद है। आप मानती हैं इसको? जी अवसाद में जब आदमी घिरता है तो फिर उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखता है, और जब अंधेरा दिखता है तो सबसे पहले वह अपनी जिंदगी से प्यार करना कम कर देता है। आप तभी आत्महत्या करते हैं जब आप अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते। क्या नहीं।
मैं ये नहीं कहूंगी कि वह कमजोर मन का था, वह कमजोर दिल का था। कई कारण है आत्महत्या के। एक कारण अगर भूख है, दूसरा कारण संबंध का टूटन है, तीसरा कारण हमारे यहाँ भूखे भेड़ियों का घूमना भी है, चौथा कारण युवाओं और किशोरों के ऊपर करियर बनाने का दबाव भी है। कई कारण हैं। पांचवा कारण गिनाऊं तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों से कभी बात होती है और वो साझा करते हैं कि हमें तो लगता है कि हम नंबर लाने के सिर्फ एपरेटस बने हुए हैं, सिर्फ आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं, तो हम नया कहाँ कुछ जी कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से उनके अंदर बहुत ज्यादा अवसाद पैदा होता है कि जी करियर जीवन क्या है। आप अगर पुराने जमाने के गाने सुनेंगी या गीत सुनेंगी तो उसमें जी उसमें यौवन को जिस तरह दिखाया जाता है, जिस तरह श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, आज आप देखें, आज यूथ के पास सिवाय तनाव के कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। तो कहाँ से गुलाब फूल की बात करे। वो तो अपनी दोस्त के साथ बैठता भी है तो करियर का ही डिस्कशन होता है। तो बहुत करीब से मैंने यह महसूस किया है कि वह कोई भी तबका हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं उसकी आत्महत्या नहीं होती है, वह एक दबाव होता है जो उसको अपनी ही जिंदगी से सबसे कम प्यार करने पर विवश कर देता है। और यह दबाव कई बार चौतरफा होता है, परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है, स्थितियों परिस्थितियों का भी होता है, खुद को अव्वल रखने का भी होता है, और अगर आप किसी अच्छे पद पर हैं तो उसको बनाए रखने का जो तनाव होता है। एक बड़े बड़े अभी हाल में आपने भी एक घटना सुनी होगी कि 15-20 लाख के पैकेज का था सालाना उनका, 20 लाख या 25 लाख का, और लॉकडाउन की वजह से उनकी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे कम होने लगी। तो दो प्यारे बेटे थे, डीपीएस में पढ़ते थे, जहां तक मेरी यादाश्त साथ दे रही है, और उन्होंने दोनों बेटों पत्नी समेत आत्महत्या कर ली। एक घटना आपने सुनी होगी उत्तर प्रदेश की, जहां एक निम्न वर्गीय माँ अपने 4 जी बच्चों को लेकर नदी में कूद जाती है और चारों बच्चे नदी में बह जाते हैं। माँ तैरकर वापस आ जाती है और अपना अपराध स्वीकार कर लेती है। यह जो मानसिकता है, कहीं भूख से उपजी मानसिकता है, कहीं भूख से उपजा तनाव है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कहाँ से खाना दूं, तो कहीं जी अपने स्टेटस को बनाकर रखने का तनाव है। कहीं अभी आप देखें, लॉकडाउन की वजह से सिर्फ निम्न वर्ग परेशान नहीं है, निम्न मध्य वर्ग भी परेशान है, मध्य जी वर्ग भी परेशान है। क्योंकि जो लोग दवा दुकान में काम करते थे, जो छोटे छोटे होटलों में सहायक के रूप में काम करते थे, सबकी नौकरी खत्म हो गई। किसी को घर बिठाकर सैलरी नहीं दी गई है, 3 महीने कम नहीं होते। इसमें से जिन लोगों ने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा, बदले में कोई दूसरा काम सोच लिया या किसी भी तरह कर्ज करके सरवाइव कर लिया, वे तो रह गए। जिन्होंने यह हिम्मत नहीं बांधी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये आत्महत्या हत्या ही है। जी अगर हमारे ऊपर दबाव बनता है और हम अवसाद से घिरते हैं, उस समय उस दबाव से निकालने वाला कोई हो ना, फिर आत्महत्या नहीं होगी। जी जाते जाते एक सवाल और भी, अभी आगे की योजना क्या है? जब तक लॉकडाउन है और जब तक कॉलेज बंद है, कुछ अधूरी किताबें पूरी करूंगी। कई किताबें अधूरी पड़ी हुई हैं और सब पर काम होना है। बीच बीच में नई रचनाएं उतर आती हैं तो वह भी संग्रह में जमा हो रहा है। लॉकडाउन में मैंने एक और काम किया है, शायद आपको पता ना हो,
मैंने वॉल पेंट कर दिया, पूरी पेंटिंग कर दी है, पूरा प्रकृति उतार दिया है अपनी दीवार पर। और जब भी मैं लिखते लिखते या किसी और कारण से तनाव महसूस करती हूँ, जी तो मैं खुद को जी रंग के हवाले कर देती हूँ, रंग और ब्रश के हवाले कर देती हूँ। फिर उस रंग और ब्रश के साथ कल्पना पहाड़ बनाए, नदी बनाए, झील बनाए, कुछ ना कुछ नई रचना हो जाती है। और जाते जाते मैं अपने छात्रों से, युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूंगी, अगर इसके पहले आपने आत्महत्या की बात की थी, कि जी समय कोई भी हो, अगर पीड़ा आपको सालती है, अवसाद आपको सालता है, तो आप खुद को रिलीज करने के लिए, अपनी पीड़ा के विरेचन के लिए कोई दूसरा माध्यम ढूंढ लीजिए। आपको जो जी पसंद है आप वह करने लगिए। गाना सुनना पसंद है, गाना सुनिए। दोस्तों से बात करना पसंद है, वह कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी से प्यार कीजिए। जी अपने आप से जब आप प्यार करते हैं तो आपके चेहरे पर वही मासूमियत, वही खुशी बरकरार होती है जो कि जन्म लेते वक्त होती है। आप गौर करें, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम गर्भ में थे, हमारे साथ कौन था? हमारी जिंदगी। जिंदगी गर्भ से बाहर आए, सारा काम हमारी माँ करती थी। छोटे बच्चे का सारा काम माँ करती है ना। हम पूरी तरह असमर्थ हम्म, होते हैं, फिर भी हम खुश होते हैं। क्यों? नहीं क्योंकि जिंदगी हमारे साथ होती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी जिंदगी से ही कम प्यार करने लगते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी से प्यार करते रहे ना, मेरा पूरा विश्वास है चुनौतियों में से राह निकल आएगी, रास्ता दिखने लगेगा। वक्त को शिक्षक मानिए, वक्त को मित्र मानिए, उसकी उंगली थामिए, गड्ढे को भी जीवन का एक हिस्सा समझिए, बाहर आ जाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी रचनाओं के द्वारा हर एक मुद्दे पर, जो कि मुझे समाज जी में दिखता है और जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये अनदेखा रह गया है। जैसे आपने जी उपेक्षा कहानी पढ़ी, वो किसी गरीब बच्चे जी की जी कहानी नहीं है, वो एक अच्छे परिवार नहीं की कहानी है, लेकिन वह जी बच्चा अनदेखा हो रहा है। इसी तरह कई एक मुद्दे हैं, कई एक सरोकार हैं जो अनदेखे रह जा रहे हैं हमारी नजरों से। मेरी कोशिश है कि इस लॉकडाउन के दौरान मैं अलग अलग विधाओं में उन मुद्दों पर बात करूं, उन मुद्दों पर जी रचना करूं। ज्योति, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है आपकी जिज्ञासाएं अब पूरी हो गई होंगी। विदा लेती आपसे हूँ। बात करके बहुत अच्छा लगा। जी नमस्ते। नमस्ते ज्योति, आप अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ें। जी।